सत श्री अकाल जी। पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है साडे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम इनसाइट्स विद विशाल सूद दे विच। सब तो पहले सैगमेंट तो शुरुआत करांगे, गल करांगे पंजाब दीयां मुख खबरां दी, तो उस तो अलावा देश विदेश की जरूरी जानकारी। साडे नाल मौजूद ने फाउंडर एंड CEO ऑफ पंजाब टुडे चैनल विशाल सूद सर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल गुरलीन सर, भगवंत मान ने पंजाब के उच्च पुलिस अधिकारियों नाल गलबात करदे किया कि नशा तस्करी या नशा जिन्हां तो नशा फड़िया जाता है उन्हां ते सख्त कार्रवाई की जाए। वो कहते हैं कि ये विशेष सर्कल तोड़ना है, चेन नूं तोड़ना है, असी उस तो बाद ही यूथ रिहैबिलिटेशन का काम किया जाऊगा। देखो, ये बहुत ही स्ट्रोंग फोर्सिस ने जिहड़ियां नशे च इनवॉल्व हो गई ने पंजाब च। उन्होंने बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया, विशियस साइकिल। बेसिकली सिचुएशन है वा कि पुलिस, पॉलिटिक्स ते ऑफ कोर्स क्राइम, ये सारे लोग मिल के नशे च इनवॉल्व सन। जिन्ने पुलिस वालियां दियां पिछले कुछ टाइम तो खबर आ रही ने, पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स दियां जिहड़े कुछ तो फड़े गए ने। फड़े तां गए ने क्योंकि प्रॉबली वो जिहड़ी पूरी सप्लाई चेंज किते उत्ते हिस्सा नहीं पहुँचाया होगा, या किसी नाल दुश्मनी या अपनी पावर का मिसयूज़ करन लग पैंदे ने, इस तरह कुछ वधीकियां करन लग पैंदे ने, तां फड़े गए ने। अदरवाइज इहदे विच बहुत मेजर पोर्शन इनवॉल्व है। हुण जिहड़े टॉप पॉलिटिशियन रहे ने साडे स्टेट दे, वो अंदर ने ड्रग केसिस च। हुण इन्ने पावरफुल आदमियां दे केसिस एवें नहीं बनते। दूजा, अज दी डेट दे विच एक ओपन सीक्रेट है कि किन्ना दी छत्र छाया दे विच साडे इत्थे पूरा ड्रग्स का माफिया चलदा पिया है। भगवंत मान सरकार दे आन तो एक सब तो वड्डी उम्मीद है वा कि एक नवी गौरमेंट है, नवे पॉलिटिशियन ने जिहड़े बड़ी हंबल बैकग्राउंड्स तो आए ने, ते वो अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। एक उम्मीद है वा कि वो ड्रग्स के इस जिहड़ा हैगा नशे का पूरा बिजनेस इनू बंद कर देंगे। तो जे गौरमेंट जोर लावे, जिस तरह प्रिवेलेंट साडे पंजाब जिन्नी आसानी, जिवें तुसी जाके नमक खरीद लेंदे हो ना, उस तरह ड्रग खरीदे जाते हैं साडे पंजाब। इन्ना आसान है तुसी तुहानू तीजे बंदे तो पुछण की लोड़ नहीं पैंदी, तुहानू पता लग जाता कित्थों सप्लाई हो रही है, कित्थों मिलती पई है। तो यह सारा सिस्टम है। थोड़े दिन पहला एक कुड़ी दे कोलों 30 करोड़ की वो अलॉन्ग विद हर फ्रेंड हो जा रही सी, तो 30 करोड़ की उन्होंने को हीरोइन फड़ी गई। किन्नी हीरोइन फड़ी जा रही है, किन्ने ड्रग्स दे हुणी 1000 किलो पॉपी हस के एक थां तो फड़ी गई। अनफॉर्चुनेटली यह खबर आ रही है कि फिलौर दे जिहड़ी ट्रेनिंग अकैडमी सी, उत्थों का जिहड़ा इंस्ट्रक्टर सी वो आप नशे वेचता पिया है। जो सिचुएशन इत्थों तक पहुँच जाए तो मैनू लगता है भगवंत मान सरकार ते पंजाब पुलिस नूं इस दे उत्ते प्राइमरी फोकस करना चाहिए। बाकी सारियां डिस्ट्रैक्शन छड्ड देनियां चाहिए। मैं नहीं कहता कि भाई होर क्रिमिनल ना फड़ो, बाकी सारी कार्रवाई तुसी करो, बट इत्ते प्राइमरी फोकस कर दो। फड़ने ने क्रिमिनल, पोलिटिकल लोगों के पिछे जिहड़े जिन्होंने कोई बयान देता हो या ट्वीट करती हो, वो साडे लई क्रिटिकल चीज़ां नहीं रह जांदियां। असीं अपनियां टीमां नूं इंटरस्टेट ना भजाइए ते उहो जिहे इशू अपने लिए क्रिएट ना करिए। यह मीटिंग मैं एप्रीशिएट करदा तो ये तो रेगूलरली वो एनालिसिस करन, रिजल्ट वेखन की आंदा है। यह साडे जे स्टेट का एक प्राइमरी फोकस है। वेखो, ड्रग के नाल लॉ एंड ऑर्डर जुड़िया है। जो ड्रग अडिक्ट नूं जिहड़े दूजे एंटी सोशल एलीमेंट्स ने वो यूज़ करते हैं। नशे दे विच लोकां नूं तुसीं किते भी भड़का सकते हो। उन्होंने दो तुसीं थोड़ा जिहा नशा दो, थोड़े पैसे दो, किते भी दंगे करवा लो। वो ओवरऑल साडे स्टेट की सेफ्टी लिए इशू बन जाता है। जो करप्शन आती है, जिहड़ियां पब्लिक सर्विसिज डिलीवर होनियां होंदियां, वेखो हुंदा की है कि पहला एक पॉलिटिशियन जो पुलिस नूं मिसयूज़ करता है अपने किसी परसनल बेनीफिट लई, या किसी अपने विरोधी नूं सिद्धा करन लई, या किसी होर किसी नाल करन लई, पहलां तो वो अपने लिए यूज़ करता है। उस तो बाद पुलिस नूं एक मॉरल अथॉरिटी मिल जाती कि वो अपने भी जिहड़े काम ने वो भी सैटल करता। फिर जिहड़ा पॉलिटिशियन उहदा बॉस है उन्होंने पुछ नहीं सकता। वो एक करप्शन का एक इहो जिहा विशियस साइकिल बन जाता है। तो पुलिस रिफॉर्म की लोड़ है। एक पुलिस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए है, लॉ एंड ऑर्डर लिए इंडिपेंडेंटली उन्होंने, ताकि वो एक करन दी लोड़ है। दूजा कि जो पॉलिटिशियन ही उन्होंने कुछ गलत काम नहीं करन नूं कहेगा, जो पॉलिटिशियन ही नहीं कहेगा भी 50 करोड़ मेरे को पहुँचा, ताइयों वो सख्ती नाल उन्होंने फड़ भी सकता। तो इस चीज़ के रिजल्ट की असीं वेट करांगे, इत्ते नज़र रखांगे, तो आपां कुछ पंजाब टुडे तो असीं पूरी कोशिश करांगे साडे भगवंत मान जी डिस्ट्रैक्ट ना होण ते पंजाब की तरक्की ते फोकस रखना अपना। इस तो अलावा सर जिहड़े हकीकी मुद्दे ने पंजाब दे नशे तो अलावा क्वालिटी एजुकेशन की गल करते हैं। 2014 दे विच जदों मैरिटोरियस स्कूल खुले गए सी, उस वक्त दर्शाया गया सीगा कि ये मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशन स्कीम हैगी है 10वीं तो बाद प्रणाली सिक्ख्या प्रदान करन दी। पर 8 साल हो गए ने, हुण ये हाल है कि मैक्सिमम सीट्स वेकेंट ने। देखो, मैनू ना आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैनू 1-2 वारी पटियाला च जिहड़ा हैगा है
ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਟਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਐ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10,000 ਦੇ ਨਿੰਬੂ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਖਰੀਦਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ 'ਚ ਜੋ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੌਪ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੱਸੋ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦੀ ਰਾਈਟ ਡਾਟਾ ਵਿਦ ਯੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਲਾਈਫ ਐਥਲੀਟਸ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ, ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਬਣਨ, ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਬਣਨ, ਹੰਬਲ ਬਣਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੌਪ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਗੇ, ਹਰ ਬੈਸਟ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈਲੈਂਡ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਧੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਵਾਏ ਹੋਣ, ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 10 ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੈਜੂਅਲੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣੇਗੀ, ਚੰਗੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਸੇਫਟੀ ਦਾ, ਬੈਸਟ ਆਫਿਸਰ, ਬੈਸਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਟੀਚਰ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਐਂਡ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿਓ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਗ੍ਰੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਬੈਸਟ ਲੋਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ। ਟ੍ਰੇਨ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਿਓ, ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਫੇਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਆਪ ਹੀ ਪਰਚੀਆਂ ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ACR ਐਨੂਅਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਟੌਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਓ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। IAS ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ IAS ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਈਓ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟਿਵ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੀਲਡ। ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਸੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਆਰ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਦੈਟ, ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ, ਦੇਅਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਪਿਓਰ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ISI ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਘਟੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਗੇ, ਉਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ, ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। दैट इज़ द पॉजिटिव पार्ट अबाउट कि ऐतकी जेड़े साडे देश के दुश्मनों के हौसले उहदे नाल पस्त होणगे। अफकोर्स हिमाचल गौरमेंट को जो भी इंटैलीजेंस होएगी वो पता करन ते दे शुड बी केयरफुल, है ना, कि भाई की कीता जा रहा है। वो साडे देश के जेड़े एलीमेंट्स इनवॉल्व ने, तुसीं अपने अंदर दे एलीमेंट्स नूं फड़ो, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि जेड़े घर दे पेती ने ना वो फिर लंका ढांदे ने। तुसीं सब तो पहलां घर दे पेती फड़ो, किहड़े-किहड़े इनवॉल्व ने, इन्नी सख्त कार्रवाई करो, इन्नी स्ट्रोंग कार्रवाई करो कि सारे लिए एग्जाम्पल सैट हो जाए कि ये वाला नोशन, देश नूं तोड़न वाला नोशन तो इत्थे बिल्कुल चलेगा नहीं। लोग अवेयर हो चुके। डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करते हैं सर। आर्मी इज रिलाइंग ऑन लोकल यूनिट्स फॉर आर्म्स एंड एमिनेशंस, सो इज इट रियली मार्चिंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस? ऑफ कोर्स वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स दैट। एंड बेसिकली देखो, सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भरता की बातें कोई नई बातें नहीं है, सिर्फ मोदी सरकार ने नहीं की है, पहले भी हम सब, क्योंकि किसी भी देश के लोगों में अपने देश के लिए जो एक प्राइड की फीलिंग होती है, जो हम अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट देखते हैं, उसमें डिफेंस, अपने देश की सुरक्षा कर पाना एक मेजर पार्ट होता है। हमारी साइंस कितनी अच्छी है, हम लोगों पे डिपेंडेंट तो नहीं है हमारा देश, ये हमारी साइकी को बड़ा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। एक पॉजिटिव, उससे क्या लोग और ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इस बार डिफरेंस क्या हुआ है, इसको एक्शन में लाया गया है। इससे पहले हमारा जितना भी डिफेंस ट्रेड था ना, वो ब्रोकर्स के हाथ में था कि भाई फॉरेन की कंपनीज थी, यहाँ के लोग थे, वो यहाँ पे चीज़ें बनने ही नहीं देते थे क्योंकि उनको वहाँ से कमीशन आते थे और उनका गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो जो पुराना इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर होता है वो टूटना शुरू होता है अगर देश की तरक्की होनी हो। तो अब क्या हो रहा है कि अब नए एंटरप्रेन्योर्स को देश की ये जो स्वाभिमान की बात है, मैं स्वाभिमान इज़ द राइट वर्ड, जो हमारे अंदर एक स्वाभिमान की फीलिंग आती है, उसके ऊपर हमारे देश में एक मोमेंटम, एक नेशनलिस्ट फीलिंग है। आज गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है कि हमने अपने देश को और स्ट्रॉन्ग करना है और गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही है। एट द सेम टाइम एंटरप्रेन्योर भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब हमारी जो आर्मी है, ऑफ कोर्स वो हमेशा देश की सेवा में, उनके जो अपने हाथ में पावर होती है वो तो कह रहे हैं कि हम डोमेस्टिक लोगों को ही देंगे, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, विंटर वेयर हैं, कुछ गन्स हैं, बुलेट्स हैं, एम्यूनिशन है, वो अब इंडिया में ही बनेगा, वो इंपोर्ट होगा ही नहीं। वो उस नेगेटिव लिस्ट में चला गया है, ये किसी हालत में इंपोर्ट हो ही नहीं सकता। तो ये एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है।
अब एंटरप्रेन्योर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इनिशियली तो देखो वो भी फॉरेन कंट्री से कुछ टेक्नोलॉजी सीखेंगे, पर बाद में अपनी इनोवेशन विंग बनाएं, उसको और बेटर करें। और इंडिया के अंदर वो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं इंडिया के लोगों के अंदर कि हम वर्ल्ड क्लास क्योंकि मैं कई बार हम इसको सोचते हैं कि आर्मी और डिफेंस इक्विपमेंट मीन्स वॉर। नो, जब R&D होती है ना जो डिफेंस के थ्रू, क्योंकि देश को सुरक्षित तो रखना ही है, उस पर पैसे खर्च होते हैं, उस R&D की एप्लीकेशंस बढ़ी हैं। आज जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ये पेंटागन के लिए बना था, और आज आपकी देखिए इसकी एप्लीकेशन हर जगह पे। तो डिफेंस की रिसर्च के अंदर ऐसी बहुत चीज़ें आती हैं, और आर्मी और DRDO भी अपने वो जो पेटेंट्स हैं, अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कर रहा है। पर एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ अब प्रॉफिट ना कमाए, सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ना बन के रह जाए या ट्रेडिंग सेटअप ना बन के रह जाए। अब वो इनोवेशन लेड इकॉनमी हमें बनानी पड़ेगी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी थोड़े दिन पहले ये बोला था कि अगर हमने अपने देश को एक समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो हमें इनोवेशन लेड इकॉनमी ही बनना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी हार्ड। हम रॉ मटेरियल सप्लायर या हम असेंबलर वही नहीं सिर्फ रह सकते। तो इनोवेशन टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट। और इस बार जो आत्मनिर्भर भारत का हर पार्ट पे आम लोगों में इसका एक जज्बा है। आज लोग जब दिवाली की भी चीज़ें खरीदते हैं तो जब ये चीज़ की अवेयरनेस लोगों में कॉन्शियसनेस आती है कि यार ये मेरे देश का बंदा छोटे छोटे दिए बना रहा है, मैं प्लास्टिक के दिए चाइना से नहीं लूँगा, आई विल सपोर्ट। जब ये कॉन्शियसनेस में हमारे बात आनी शुरू हो जाती है, हमारे एक्शन बदलने शुरू हो जाते हैं, हमारी चॉइसेस बदलनी शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे ये एक मोमेंटम और क्रिटिकल मास ले लेता है। और फिर वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया विल बी अ सुपर पावर। और इंडिया सुपर पावर में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग नेशन बनेगा, इट विल बी अ मोर पीसफुल वर्ल्ड। अगर हम भी अपना वैल्यू सिस्टम जो हमारा हज़ारों साल पुराना वैल्यू सिस्टम है उसको समझा पाएँ, उसको समझ पाएँ, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। पिछले कुछ 500-600 सालों में हमारे सिस्टम को भी करप्ट कर दिया गया, हमारे थॉट प्रोसेस को करप्ट कर दिया गया, उसको दोबारा से वापस जो इंडिक वैल्यू सिस्टम है उसमें लाने की ज़रूरत है। सर, दिल्ली के शाहीन बाग में जो एनक्रोचमेंट ड्राइव के अगेंस्ट जो विद्रोह हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, विद्रोह इन द सेंस कि ऑफ कोर्स जो लोकल्स थे उन्होंने बुलडोज़र को रोका है, और जो MLA हैं आम आदमी पार्टी के अमानुल्लाह खान, उन्होंने वहाँ पे ये बोला है कि भाई मैंने तो ऑलरेडी सारी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी वहाँ से हटा दी है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इसमें इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को ये लगता है कि पहले तो MLA डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सी चीज़ें लीगल हैं और इलीगल हैं, और हज़ारों लोगों का इसमें रोज़गार भी जुड़ा होता है। तो कई बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जल्दी में ऐसी गलती ना कर दे कि जो चीज़ लीगल हो और वो तोड़ दी गई। मेरे को लगता है इस सिचुएशन ये चीज़ एस्केलेट ना हो, इसका बेस्ट तरीका ये होगा कि एक बार फिर से जो जो चीज़ें तोड़ने के लिए, डेमोलिशन के लिए लिस्ट में हैं, वो एक मौका सबको दिया जाए और कोर्ट में उसको प्रेजेंट कर दिया जाए। क्वेश्चन सिर्फ कोर्ट के सामने एक होना चाहिए कि क्या ये कंस्ट्रक्शन लीगल है या इलीगल है, ये नहीं कि कितने साल पुरानी है और उस पर क्या इम्पैक्ट है। अगर उसके बाद भी वो इलीगल कैटेगरी में आती हैं तो उनको तोड़ा जाए, और अगर ऐसी इलीगैलिटी है जिससे फ्यूचर में लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आती तो कोई फाइन लगा के वो भी एक ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि एंड में देश तो हमारे लोगों के लिए है, वो लोग चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों। हालांकि वहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, पर कुछ मीडिया आउटलेट्स इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे ये किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट है। एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट है, बट स्टिल क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं, इसको एक बार फिर से एक क्लैरिटी ले ली जाए, पर टाइम बाउंड कि 3 महीने के अंदर अंदर कोर्ट के सामने ये लिस्ट दोबारा जाएगी। और क्यों, देखो मैप्स होते हैं, मास्टर प्लान्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता पता करने में कि कौन सा लीगल है। और मैं जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, मैं उनको भी ये बोलूँगा कि हर ड्राइव को, जब भी हमारी गवर्नमेंट मशीनरी आज की डेट में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, क्योंकि देखो अब जैसे करप्शन खत्म करनी है तो स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे। जब आप पैसे ही नहीं खा रहे तो जो इलीगल चीज़ें आप उसको तोड़ोगे। तो जब भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो उसको कम्युनिटी की नज़र से देखना बंद करें। इससे क्या होता है कि हमारे ऑफिसर्स के लिए काम करना बहुत, क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन के लिए किसी ऑफिसर को ये बोल के धमकाना कि तुम हमारे धर्म के खिलाफ जा रहे हो बहुत ही आसान काम है। अब ऑफिसर ये सोचता है यार मैं तो ईमानदारी से अपना काम करने आया हूँ और ये मैं किस मुसीबत में फंस रहा हूँ। ये पॉलिटिशियंस का काम है, और इसमें मीडिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके पास क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि भाई ये तो लीगल थी फिर भी तोड़ रहे हैं, आप वो चीज़ बोलो। और जब तक आपके पास पूरा
प्रूफ नहीं है कि ये किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई एक्शन है। किसी पॉलिटिकल बंदे का नैरो माइंड भी हो सकता है, पर बिना प्रूफ के आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इससे आप क्या करते हो, ओवरऑल नेशनल लेवल पे इस खबर को आप, एक एरिया की खबर को आप पूरे नेशनल लेवल पे चला के और उसको दिखा के कि शायद किसी कम्युनिटी के साथ खिलाफ हो रहा है। अब जो बंदा दूर बैठा है उस कम्युनिटी का, वो तो ये सोचेगा पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, जबकि इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो कंस्ट्रक्शन इलीगल होगी। और एमएलए ने तो वहाँ पे जैसी वोटें लेनी है, वो तो वहाँ पे सबका साथ नहीं देगा, तो और जो मार्केट एसोसिएशन है उनको भी ये करना है। ठीक है, तो इसका पर्पस ये होना चाहिए किसी भी न्यूज़ को चलाने का कि अन्याय ना हो। लोग बड़ी बार बोलते हैं जी हमें बायस नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक रिपोर्टर को बायस्ड होना चाहिए ट्रुथ की तरफ, नेशनल डेवलपमेंट की तरफ। जो बात सही है, जो फेयर है, हम उस तरफ बायस्ड क्यों ना हो। वी कांट बी अनबायस्ड टुवर्ड्स कि दो लोग बोल रहे हैं और जब आपको पता है कि एक बात सही नहीं है, लीगली नहीं है, आप फिर भी बोलो कि भाई मैं तो दोनों का पक्ष रख रहा हूं। अब आप तब भी बराबर दोनों का पक्ष रखोगे, तब तो आप इलीगल बात का साथ दे रहे हो। अगर एक गवर्नमेंट की ड्राइव है, उसके साउंड रीजंस हो सकते हैं, आप उस साइड को भी तो देखो। जस्ट बिकॉज आपकी एक आइडियोलॉजी है, आप उस गवर्नमेंट एक्टिविटी के खिलाफ उस आइडियोलॉजी के लेंस से देखोगे तो आप देश का नुकसान करोगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट मुद्दों के डीप एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।